हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस बुक का बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हम अपने बॉडी को सरवाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या फंक्शंस करते हैं वो। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो लाइफ प्रोसेस, ये चैप्टर का नाम है। अब ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है तो थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ कि आप अपने बॉडी को सरवाइव रखने के लिए जो भी काम करते हो, जैसे रेस्पिरेशन करते हो, न्यूट्रिशन लेते हो, या एक्सक्रीशन करते हो, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर करते हो, ये सारा आता है लाइफ प्रोसेस के इंक्लूड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देख पा रहे हो इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को लाइफ प्रोसेस में, वो आप देख पा रहे हो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन, वो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। आफ्टर दैट हम लोग रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे और रेस्पिरेशन के टाइप्स को भी जानेंगे कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारा डाइजेस्टेड फूड वगैरह होता है उसको कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर हम लोग लास्ट में एक्सक्रीशन के ऊपर बात करेंगे। एक्सक्रीशन जो कि प्रोसेस है वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने का, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो ज़रा समझ लेंगे। न्यूट्रिशन तो बताया मैंने कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ये ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक आप समझ पा रहे हो कि ऑर्गेनिक क्या होता है, तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन बहुत एक्सेप्शंस भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक्सेप्शंस है। इनऑर्गेनिक क्या होगा, जिसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो वो सारे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके इंक्लूड आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे होते हैं। अब ये करेंगे क्या, ये कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे आप देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। प्रोटीन्स को आप देख पा रहे हो, प्रोटीन क्या करता है तो बॉडी का ग्रोथ करवाता है। फैट्स क्या है, ये भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स जो है वो आपके बॉडी को एक तरीके से डिजीज़ से बचाए रखते हैं। मिनरल्स क्या है, डिफिशियंसी डिजीज से बचाते हैं, ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप जानते हो कि ब्लड जो है वो आयरन के कारण, आयरन मिनरल्स के कारण जो है सो बन पाता है। अगर उसका डिफिशियंसी हो तो फिर ब्लड का कमी हो जाएगा, जिसको एनीमिया कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पे डाला गया है, ऑटोट्रॉफिक और क्या, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑटो मीन्स व्हाट, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फीडिंग मीन्स क्या, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये खुद से अपना भोजन बनाएंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो जीव जो इसके इंक्लूड आएंगे वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे, जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, उसके बाद ग्रीन एल्गी वगैरह जो होता है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, आप देखे हो नाली वगैरह के सामने, तो वो क्या करते हैं ना कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। एक आप देख पा रहे हो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स क्या होता है, तो हेटेरो मीन्स होता है अदर या डिफरेंट। ठीक है, मतलब वो डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे कि हम सभी, हम ह्यूमंस भी दूसरे पे डिपेंडेंट, हम भी इसी के इंक्लूड आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आगे आप देख पा रहे हो केमोसिंथेसिस। ये क्या होता है, तो प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी, एग्जाम्पल सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये केमो, यहाँ पे सिंथेसिस क्या होता है कि यहाँ भी फूड का प्रिपरेशन होता है लेकिन केमिकल एनर्जी के यूज़ से। एग्जाम्पल में सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को आप देख पा रहे हो। फिर क्या है यहाँ पे बगल में, सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक क्या है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल में फंजाई लिखा हुआ है, ये क्या करेंगे, तो ये फूड को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जैसे में फंजाई वगैरह। अब देखिए ये भी आता है एक्चुअली प्लांट ग्रुप में, बट इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं। ठीक है, तो क्लोरोफिल जब नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो फिर वो करेगा क्या, वो क्या करता है कि जो डेड डिकेइंग मैटर है ना, उससे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस, तो ये प्रिपरेशन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी। एग्जाम्पल में प्लांट्स, एल्गी, ये सारे आ जाएंगे। ये क्या करेंगे, तो फूड को प्रिपेयर करेंगे लाइट एनर्जी के यूज़ से, है ना, प्लांट्स, एल्गी मैंने बताया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट क्या होते हैं, तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स
एग्जाम्पल में लीच है, कैस्क्यूटा है। तो इसमें आप देखे हैं कि ये कुछ ऐसे जीव होते हैं ना जो दूसरों के बॉडी में रह करके मतलब उसे होस्ट बना करके उससे न्यूट्रिशन को लेते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियाज वगैरह इसके इंक्लूड आ जाएंगे जो हमारे बॉडी में रह करके और हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन को यहाँ से ले लेते हैं। तो इसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं या पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ये टाइप। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के लिए केमिकल रिएक्शन है। 6 CO2 या 6 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 मॉलिक्यूल है H2O का, और साथ में क्लोरोफिल का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, सनलाइट का भी। अब ये क्या हो रहा है कि ये क्लोरोफिल सनलाइट के ज़रिए ये ग्लूकोज और क्या तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए सारा चीज़। सनलाइट यहाँ पे लिखा है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है तो मेन सोर्स है किसके लिए, एनर्जी के लिए, है ना, एनर्जी का मेन सोर्स है ये फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। O2 बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है, ठीक है, और यूज़ फॉर रेस्पिरेशन, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जो यहाँ पे O2 रिलीज़ कर रहा है प्लांट्स इस प्रोसेस के ज़रिए, इस प्रोसेस के दौरान उस ड्यूरेशन में इसे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या है, फूड इज़ टेकन इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। इसमें फूड को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है फ्रॉम द आउटसाइड एंड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड। देखिए ये उसके ऐसा नहीं, फंजाई के ऐसा नहीं कि वो डेड डिकेइंग मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स को ओनली एब्जॉर्ब कर ले रहा है, नहीं। यहाँ पे सारा प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होगा, वो वहाँ पे डाइजेस्ट होगा हमारे बॉडी के अंदर, फिर हम उससे वो जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेगा उसे हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये ह्यूमंस में ऐसा होता है और कहाँ पे, अमीबा में। ओके, अब आप देख पा रहे हो होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके लिए लेवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें 5 स्टेजेस है, ठीक है। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले इंजेशन, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड। वो सॉलिड फूड या लिक्विड फूड को लेने का जो प्रोसेस है, माउथ में डाले, इंजेशन हो गया। अब सेकेंड जो प्रोसेस है वो क्या है तो डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब अब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका वो ब्रेकडाउन होगा, वो टूटेगा, है ना, टूट करके वो डाइजेस्ट होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड उसे ले लिया जाएगा हमारे किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। डाइजेस्टेड फूड को जो है सो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर है एसिमिलेशन, अब वो जो फूड जिसे हमारा ब्लड एब्जॉर्ब किया है उसे यूटिलाइज करेगा, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के फंक्शंस में, जैसे बॉडी को रिपेयर करेगा, बॉडी का ग्रोथ करवाएगा, नए सेल्स बनवाएगा, ये सारा फंक्शंस होंगे। इजेशन क्या होगा तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हमारा बॉडी क्या करेगा, रिमूव करेगा, उसे निकालेगा किसके थ्रू, एनस के थ्रू, ठीक है, ये सारा हो गया। अब आप देख पा रहे हो न्यूट्रिशन इन अमीबा, देख पा रहे हो आप अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, आप अच्छे से जान रहे हो अमीबा क्या होता है। अमीबा क्या है भाई, तो अमीबा है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और आप जानते हो कि कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है इसके पास फूड को इंटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें एक्चुअली एक सेल का बना हुआ है, तो फिर इसमें अलग अलग पार्ट्स, जैसे हमारे बॉडी में तो माउथ है ना, इसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बट अमीबा के केस में भाई इसमें तो जो है सो एक ही सेल है, तो इसके पास डिवीजन ऑफ लेबर होता नहीं, सब उसी से काम होता है। तो देखिए ये इंजेक्शन कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे स्वीडोपोडिया एक क्रिएट हो जाता है, एक फॉल्स माउथ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा शेप जो आप देख पा रहे हो, ये स्वीडोपोडिया है, ठीक है। स्वीडो का मीन झूठा होता है, तो एक झूठा फॉल्स जो है वो माउथ से ऐसा बन गया। अब यहाँ पे फूड जैसे ही आएगा उसको वो कैप्चर कर लेगा, फिर वो फूड अंदर चला जाएगा, वहाँ पे इसका डाइजेशन, कुछ एंजाइम्स होंगे जो निकलेंगे, उसको डाइजेस्ट करने का प्रयास करेंगे, समझ रहे बात को। अब जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, जो डाइजेस्टेड पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये फूड वैक्यूल दिख रहा है, वो जो स्पेस होता है, फिर उसे यूज़ करेगा अमीबा, है ना। और जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया, मतलब जो वहाँ पे बच गया अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसको वो डिफ्यूज़न के थ्रू आउट कर देगा, बाहर कर देगा, जिससे हम लोग इजेशन कहेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए। यहाँ पे लिखा है फैगोसाइटोसिस, ये क्या है तो प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड अदर पार्टिकल्स और इंटायर सेल। मतलब समझ रहे, ये दूसरे फूड वगैरह को जो लेने का प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। सेकेंड जो है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंजेशन, डाइजेशन। तो फूड इज इंजेस्टेड इनटू द माउथ वेयर टीथ एंड टंग ब्रेक इट इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स। हमारे बॉडी में क्या होता है कि फूड तो हम माउथ के थ्रू लेते हैं हम लोग, अब ये टीथ क्या करता है, उसे ग्राइंड करता है अच्छे से, ठीक है। मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि फिजिकल डाइजेशन करता है हमारा टीथ, क्लियर है यहाँ पे। एंड टंग ब्रेक इट इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स, और जो हमारा टंग है वो उसे छोटे मतलब टंग्स उसको क्या करेगा एक्चुअली
कि उसे लिक्विड के साथ मिक्स करेगा, एंजाइम्स के साथ मिक्स करेगा और फिर हमारे बॉडी के अंदर उसे भेजना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये टीथ और ये टंग सब मिल करके अपना फंक्शंस को करते हैं। अब आप देख पा रहे हो डाइजेशन बिगिनस इन माउथ, ये माउथ से ही मैंने बताया डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, वो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे, बट डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, यही से हमारा दांत वगैरह उसे ग्राइंड करने लगता है। उसके बाद हमारा सलेवरी अमाइलेज भी निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो फाइनली ख़त्म होता है जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर वो वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो उसे फिर उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और वहाँ से फिर वो एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से आउट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स का। ठीक है, एंजाइम्स इन डाइजेशन। भैया एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स एक तरीके से ना वो जूस होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, है ना। एंजाइम्स के बिना फूड कैसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, फूड कैसे डाइजेस्ट होगा बताओ, नहीं हो पाएगा ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो माउथ, माउथ में क्या होता है भैया, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसका डाइजेशन बिगिन हो जाता है हमारे माउथ में। अब ये स्टार्च है, अब देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो ना, खा रहे हो, स्टार्च है उसकी। अब ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ना उसके ऊपर वर्क करता है और उसे ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोज में, समझ रहे हो, माल्टोज में कर दिया। अब क्या होगा वो समझो। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ, फैट का डाइजेशन हुआ, माउथ से नहीं होता। अब वो फूड कहाँ चला गया? स्टमक में। देख पा रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ से फूड ऐसे यूं करके यूं 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 नीचे, मैं इसे थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखला रहा हूँ, ये ऐसे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और चला जाएगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आप पाइप देख, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला, स्टमक में। आप जो ये पाइप देख पा रहे हो ना, ये क्या है? इसोफेगस है, फूड पाइप भी कहते हैं इसे। और मैं बता दूं यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, वो स्लोली फूड धीरे 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 स्टेप वाइज करके यहाँ पे जाता है। अब ये पहुँच गया कहाँ पे? स्टमक में। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट क्या होगा? प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स यहाँ पे पता होगा स्टमक के वॉल में यहाँ पे क्या क्या होते हैं? HCl होता है। उसके बाद HCl सबसे पहले फूड को एसिडिक कर देता है। मैं बता दूँ आपको, HCl आप जान रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही पावरफुल एसिड होता है। अब ये क्या करेगा कि ये फॉरेन मटेरियल्स को, जो फूड के साथ जम्स वगैरह आ रहे हैं, उसको एक तरीके से ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड सेकेंड थिंग कि वो फूड को एसिडिक बना देगा। अब जैसे ही वो एसिडिक बनाया तो अब इसके ऊपर क्या होता है ना कि जब वो एसिडिक बन गया तो पेप्सिन इसके ऊपर काम करेगा, प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना वो शुरू कर देगा, लेकिन फैट का भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। अब आगे में क्या होता है वो समझो। पैनक्रियाज जो है हमारा, आप देख पा रहे हो, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख पा रहे हो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या है? तो ये है आपका पैनक्रियाज। ठीक है, ये पैनक्रियाज क्या करेगा? ये पैनक्रियाज यहाँ से रिलीज करेगा किसे? ट्रिप्सिन को। ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन हाँ उसके पहले हमारा फूड अल्कलाइन हो जाता है। किसके थ्रू? ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये सर्कल के अंदर गॉल ब्लैडर, यहाँ से निकलता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो है वो क्या करेगा? वो पहले तो फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में उसको ब्रेक कर देता है, और ये जो बाइल जूस है ना वो फूड को एल्कलाइन बना देता है। ठीक है, जो हमारे वहाँ पे पहुँचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये क्या करेगा कि ट्रिप्सिन इसके ऊपर वर्क करेगा और वो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, किसमें? अमाइनो एसिड में। और जो हमारा फैट्स था उसके ऊपर लाइपेज वर्क करेगा और वो फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा और वहाँ पे उसका डाइजेशन। फिर जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है ये स्टार्च को फाइनली माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स ये फाइनली सारे के सारे डाइजेस्ट हो गए। समझ रहे बात को? तो आप यहाँ पे देखो नोट में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो पैनक्रियास से जो सिक्रेशन होता है मटेरियल्स का वो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पूरा का पूरा फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया इस लेवल तक, ठीक है, वो फिर निकलना है उसको बाहर। ठीक है, वो बॉडी के फिर बाहर आएगा। अब आप देख पाओगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है भाई, फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अब उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? इंपॉर्टेंट तो ये भी बात है ना कि उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो एब्जॉर्प्शंस का होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन करता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अच्छे से। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख पा रहा है ना, इसे विली कहते हैं। क्या बोलते हैं? विली। ये विली है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अच्छे से। देखो ये फिंगर जैसा दिखता है हमारे, ठीक है, विली।
अब इसमें क्या होता है, माइक्रोवेलेस इंक्रीज द सरफेस एरिया, एक तरीके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा ना, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्प्शन के लिए अपने सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। इनमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं ना, और ये क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में। ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, द मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर यहाँ पे लैक्टियल लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब फैट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लिम्फ वेजल कैरिंग फैट्स, अब इसमें एसिमिलेशन, अब जो हमने फूड लिया उसका तो यूज़ होगा ना हमारी बॉडी में, तो एसिमिलेशन यहाँ प्रोसेस शो करेगा। एसिमिलेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर, अब एसिमिलेशन क्या करते हैं, मतलब वो जो ठीक है ब्लड ने डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट्स को उसको हर जगह भेज दिया, अब क्या होगा, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग का काम होगा सेल्स का, ठीक है। स्टोरेज भी रहेंगे हमारी बॉडी में, स्टोर भी होंगे एनर्जी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब क्या आता है, इजेशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फाइनली चला जाता है एनस में। एनस क्या करता है कि उसमें से वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा वाटर को, और फिर उसे एक्सक्रीट कर देता है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर कर देता है, उसे निकाल देता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे माइंड मैप देखने को मिलेगा आपको, वही सारा प्रोसेस, वो सारा चीज़ जो हमने पढ़ा है वो सारी बातें यहाँ पे आपको दिखेगा। वो सारा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है, ठीक है, वो सारी बातें जो अभी तक हमने पढ़ा उसे एक फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देने वाली बात है रेस्पिरेशन, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन कोई करेगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि ब्रीदिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का सिर्फ पार्ट है, समझ रहे बात को। इनहेलेशन एक्सलेशन ये तो ब्रीदिंग हो गया, है ना, क्या भाई ऑक्सीजन को ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हो, तो ये तो बस ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में उससे हम लोग ले करके ऑक्सीजन को और वो फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड को तोड़ करके हमारे बॉडी को एक तरीके से एनर्जी देता है, ठीक है, वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो आप देख पा रहे हो रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो होता है वो फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और रिलीज करता है एनर्जी को, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। यस, एटीपी का देखिए फुल फॉर्म भी, पूरा फॉर्म आपको दिख रहा होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी करेंसी भी आप कह सकते हैं इसको, सेल्स का एनर्जी करेंसी कह सकते हो आप। अब ग्लूकोज को आप देखोगे, अब ग्लूकोज को आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंस ऑफ O2 पायरुवेट। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना एक्चुअली, कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में तोड़ा जाता है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आगे में फिर हमें पायरुवेट को तोड़ करके अगर एनर्जी मिला तो इसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है या लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, पायरुवेट को आगे फर्दर ब्रेक डाउन करने में, तो उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या देख पा रहे हो भाई, कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और एनर्जी, ये सारा चीज़ बन रहा है, और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ और सेल कहते हैं ना। तो ये सारा प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो रहा है, ये इन प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पे ऑक्सीजन या तो अब्सेंस है या फिर उसका लैक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी। जैसे कभी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ही कठिन काम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या कुछ वैसा वर्क कर रहे हो, तो और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर वे में आपको नहीं मिल पाया, तो फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लैक हो गया, और उस केस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ये लैक्टिक एसिड्स के कारण आपके बॉडी में मसल्स क्रैम्प आ सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होने लगेंगे तरह तरह के। अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसमें इथानॉल बन जाएगा, CO2 और एनर्जी बन जाएगा ईस्ट, और ये प्रोसेस होता है ईस्ट में, समझ रहे बात को। ओके, तो अब आप देख पा रहे हो कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। एनर्जी जो मिलेंगे ना आपको वो 38 ATP या इससे ऊपर भी मिलेंगे, ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे, बहुत एनर्जी मिलेंगे।
अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है और कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि इसमें जरा सा आप देखिए पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, एनर्जी 2 ATP या इससे भी कम मिलेगा अकर्स, और ये कहाँ होगा, ओनली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ हो रहा है आपका, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। समझ रहे हो बात को? ओके आगे आप देख पा रहे हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आप देख रहे हो नॉस्ट्रल्स, ये एक्चुअली एयर जाते किधर से हमारे बॉडी में, नॉस्ट्रल्स के थ्रू ना, वो जो होल है हमारे नोज में, नोज कैविटी, ओपनिंग थ्रू विथ एयर इंटर्स एंड विच एयर इंटर्स एंड लिव्स द बॉडी। ठीक है, नॉस्ट्रल्स। अब देखिए नेसल चैम्बर आपको दिख रहा है, फिरिंग्स भी दिख रहा है आपको यहाँ इस पॉइंट पे। अब लिखा है कि ये नेजल चैम्बर क्या करेंगे, फिल्टर्स एंड वार्म एयर, ये जो हमारे नाक में जो हेयर्स होते हैं एक्चुअली वो करते क्या है, वो डस्ट को फिल्टर करते हैं, और नाक के अंदर होता है म्यूकस, है ना, जिससे म्यूकस वो गंदगी, वो चिपचिपा मटेरियल जो उस गंदगी को चिपका देगा, समझ बात को, और हवा को वार्म कर देता है, सेंस स्मेल। अब ये जो फेरिंग्स है, ये वाला हिस्सा कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड, ये कॉमन पासेज है, फूड भी यहीं से गुजरता है, एयर भी यहीं से गुजरता है। फिर लेरिंग्स है, लेरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी कहते हो क्योंकि यहीं से हमारा तो आवाज़ निकलता है ना। कॉमन पासेज फॉर एयर एंड लेरिंग्स में थे, वॉइस बॉक्स गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस यहाँ पे होता है, वाइल स्वेलिंग, जो हम लोग निकलते हैं, है ना, स्वेलो करते हैं। ट्रैकिया आपको दिख पा रहा होगा इस जगह पे, यहाँ रिंग्स भी बने होते हैं, विंड पाइप सपोर्टेड बाय शी शेप्ड कार्टिलेज होता है यहाँ पे ना, वो थोड़ा सा हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत ही सही चीज़ है ताकि हमारा उस नली में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कार्टिलेज थोड़ा सा हार्ड मटेरियल। ब्रोन का ही देख पा रहे हो आप, है ना, ब्रोन का ही देख पा रहे हो आप, रेस्पिरेटरी ट्यूब विथ कार्टिलेज। उसके बाद ब्रोन कायोल्स देख रहे हो, और छोटा छोटा यहाँ पे होता है, टर्मिनल ब्रांच होता है ब्रोन काई का। एल्वियोली देख पा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, एल्वियोली। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर शैक भी कहते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायफ्राम, ये नीचे वाला हिस्सा डायफ्राम। ठीक है, लिखा है कि मेम्ब्रेन दैट सेपरेट थोरेसिस एंड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना, उसे ये हटाता है। ओके अब आप आगे देख पा रहे हो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, वो सारा चीज़ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय।